नमस्ते मैम जी। मेरा नाम यशपाल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा परिसर इतिहास विभाग द्वितीय अर्ध सत्र का छात्र हूँ। वैश्विक कोरोना महामारी के चलते घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कानून पालन करते हुए मैं आज अपनी प्रेजेंटेशन अपने फ़ोन के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह है नाममात्र कार्यकारी प्रमुख या संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख और वास्तविक कार्यकारी प्रमुख में अंतर और उनकी शक्तियाँ व कर्तव्य। यदि हम प्राचीन समय की बात करें तो कार्यपालिका का जो हमें एक ही रूप देखने को मिलता है वह जो है अ, सम्राट होता था। सम्राट ही समस्त शक्तियों का हकदार होता था और समस्त शक्तियों का उपयोग जो है सम्राट अपनी इच्छा अनुसार करता था। परंतु 1688 में इंग्लैंड में एक शानदार क्रांति होती है जिसमें मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और मंत्रिमंडल प्रशासन की वास्तविक शक्तियों को अपने हाथों में ले लेता है और सम्राट जो है नाम मात्र मुख्य बनकर रह जाता है। अधिकतर देशों में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में जो है नाम मात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका को की जो है व्यवस्था की जाती है। भारत में भी जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख और वास्तविक कार्यकारी प्रमुख की व्यवस्था की गई है। यदि भारत की बात करें तो भारत में जो है नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नाम पर जो है समस्त प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार जो है शक्तियों का उपयोग नहीं करता। वह जो है मंत्रिमंडल के सलाह या परामर्श के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री ही जो है वास्तविक कार्यकारी प्रमुख जो उनको माना जाता है। इसीलिए जो है राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श जो है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया जाता है और राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग उनके परामर्श के अनुसार ही करता है। यदि हम बात करें अध्यक्षात्मक प्रशासन में तो वहाँ पर नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख का अभाव पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वास्तविक शक्तियाँ राष्ट्र अध्यक्ष के पास होती है और वह अपनी इच्छा अनुसार जो है शक्तियों का प्रयोग करता है। नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख और वास्तविक कार्यकारी प्रमुख की व्यवस्था जो हमें संसदीय शासन प्रणाली में ही देखने को मिलती है। यदि हम इनके शक्तियों और कर्तव्यों की बात करें तो भारत में नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख जो है राष्ट्रपति को माना जाता है। यदि हम राष्ट्रपति की शक्तियों और कर्तव्यों की बात करें तो समस्त शासन जो है राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है। साथ में ही राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के द्वारा जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है और साथ में उनके वेतन तथा भत्तों को भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के द्वारा महालेखा परीक्षक, महानियंत्रक, वित्त आयोग के अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्य और केंद्र के बीच में भू राजस्व संबंधी बंटवारे के लिए आयोग की नियुक्ति भी की जाती है। यदि हम संसद के संबंध में देखें तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है संसद के अधिवेशन को बुलाया जाता है, लोकसभा को स्थगित किया जा सकता है या संसद के दोनों सदनों के जो है संयुक्त अधिवेशन को जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष आरंभ होने पर जो है प्रथम जो संबोधन राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है संसद में। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के द्वारा जो है साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि से संबंधित 12 सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के द्वारा जो है 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति जो है लोकसभा में की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा ही महालेखा परीक्षक, महानियंत्रक और लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट जो है संसद में प्रस्तुत की जाती है। यदि हम वित्तीय शक्तियों की बात करें तो
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के अनुसार ही बजट को जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है वित्तीय बजट या केंद्रीय बजट को जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति जो है आकस्मिक निधि से जो है धन को खर्च कर सकता है। यदि कोई अनुदान देने हो तो राष्ट्रपति की सिफारिश जो है इसके लिए आवश्यक है। यदि हम न्यायिक शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो है नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया हो या उसे प्राण दंड दिया गया हो तो राष्ट्रपति उसके जो है प्राण दंड को जो है स्थगित कर सकता है या उसके जो दंड को जो है क्षमा कर सकता है। इसके अतिरिक्त हम कूटनीतिक शक्तियां देखें तो राष्ट्रपति के नाम पर जो है समस्त संधियां व समझौते किए जाते हैं, परंतु इसके लिए जो है संसद का परामर्श अनिवार्य है। यदि हम इसके अतिरिक्त सैनिक शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, वायुसेना, जल सेना तीनों के प्रमुख सेनापति की जो है नियुक्ति करता है। यदि हम आपातकालीन शक्तियां को देखें तो राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365 और राष्ट्रीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अनुसार जो है वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है। यदि हम इसके पश्चात वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो भारत में जो है वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री को माना जाता है। यदि हम प्रधानमंत्री की शक्तियों और कर्तव्यों की बात करें तो प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही जो है अनेक मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा जो है उन मंत्रियों को जो है विभाग आवंटित किए जाते हैं तथा उनके कार्यों को जो है प्रधानमंत्री के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मंत्रिपरिषद की जो है अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है तथा मंत्रिपरिषद के निर्णय को जो है प्रमुख रूप से जो है प्रधानमंत्री के द्वारा प्रभावित किया जाता है। वह सभी मंत्रियों को जो है त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति से जो है किसी एक मंत्री को बर्खास्त करने के जो है परामर्श दे सकता है। वह जो है समस्त मंत्रिपरिषद के कार्यों को निर्देशित करता है। इसके अतिरिक्त वह जो है स्वयं त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को स्थगित कर सकता है। प्रधानमंत्री के द्वारा विभिन्न सदस्यों जैसे महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति में जो है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा जो है सलाह दी जाती है। वह जो है प्रधानमंत्री जो है सभा पटल पर जो है सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा को भी प्रधानमंत्री के द्वारा भंग किया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने संबंधी परामर्श भी प्रदान कर सकता है। यदि हम अन्य शक्तियों की बात करें तो प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रमुख नेता होता है। वह जो है सरकार की नीतियों को जो है जनता के समक्ष रखता है। साथ में ही जनता का प्रतिनिधि होने के साथ जो है वह राज्य के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है तथा उनकी समस्याओं को हल करता है। प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग, अंतर राज्य परिषद,
राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सब का जो है अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता है और तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का जो है प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान है। वह जो है समस्त प्रशासनिक गतिविधियों का वास्तविक अधिकारी है। अंत में हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार यदि हम भारत में संवैधानिक प्रमुख की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से करेंगे तो वह भारत का प्रधानमंत्री होगा, ना कि राष्ट्रपति। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में नामात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसमें देश के समस्त प्रशासनिक कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम पर चलाए जाते हैं, परंतु राष्ट्रपति जो है अपनी इच्छानुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। वह जो है मंत्री मंडल या प्रधानमंत्री के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। उनके सलाह या परामर्श के अनुसार ही राष्ट्रपति द्वारा जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में समस्त प्रशासनिक शक्तियों का जो वास्तविक अधिकारी जो है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद होता है। यदि हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में उस दल का नेता होता है जिसे जो है जिस दल को जो है बहुमत प्राप्त होता है, वह दल जो है अपने में से एक को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ये था मेरा आज का विषय जिस पे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन रखी। अंत में मैं यही कहूँगा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।